कीमती चीज़ें होती हैं। अगर आदमी इस तरह की अगर बात कोई करे, तो मुझे मतलब आप लोगों से सर्टेन लेवल पे आप लोग पहुँच चुके हैं, आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं। उन एक्सपेक्टेशन को पूरा उतरना आपकी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि ये तो नहीं कि अचानक आपको प्रोग्राम बता गया, आपको पता ना हो, 2 हफ्ते पहले से पता था किस दिन, कितने बजे से कितने बजे तक पेपर है, सारे बैकअप अरेंजमेंट करना आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरी हाँ, अगर आप कैंपस में आके इम्तिहान दे रहे होते तो हर चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारी थी। बिजली की ज़िम्मेदारी भी हमारी है, कागज़ की ज़िम्मेदारी भी हमारी है, एसी चलाने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। ये तमाम ज़िम्मेदारियाँ हमारी होती। लेकिन जब आप घर के कम्फर्ट ज़ोन से इम्तिहान देना चाहते हैं, तो आपका फ़र्ज़ है। अभी मैं आपको बता दूँ, मैंने आपके पेपर चेक नहीं किए, अभी मैंने अंडर ग्रेजुएट में 4 लड़कों को फाइनल में फ़ेल किया। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि देखो मुझे बेवकूफ़ मत समझो, अगर किसी ने कॉपी की मैं पकड़ लूँगा और जिसकी कॉपी मैंने पकड़ ली, उसको मैं 0 मार्क्स दूँगा फाइनल में। फाइनल में 0 मार्क्स का मतलब ये है कि तुम पास नहीं कर सकते। 60% मार्क्स पासिंग मार्क्स होते हैं ना आप लोगों के, यही है ना तरीक़ाकार। मैंने 4 लड़कों को पकड़ा है। जी और सर। कॉपी भी ऐसी नहीं कि एक आध कोई सवाल कर लिया हो, वर्ड बाय वर्ड कॉपी। चलें, अगर मैंने कोई ऑनलाइन सवाल दिया है किसी को, आपने जाके अगर गूगल सर्च करके आपने विकिपीडिया से कहीं से कॉपी किया, अगर आपके अल्फाज़ मिल जाएँगे तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन दूसरे के लिखे हुए अल्फाज़ पे पूरा का पूरा बेस करके, तो अभी मैंने आपके मिड टर्म किसी एक भी पेपर चेक नहीं किया, कल से मैं शुरू करूँगा चेकिंग। तो अगर मुझे कोई नज़र आ गई प्रॉब्लम, तो भाई आप लोग बहुत मुश्किल के अंदर हैं, ये मैं आपको बता दूँ। मैंने रियायत नहीं करनी, ये बात अभी पहले से मैं आपको बता रहा हूँ। चलें, ये तो बातें हो गई हैं। अच्छा, आज हम शुरू करते हैं, पहले मैं विंड एनर्जी पे बात करूँगा। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके बाद मैं आपसे सोलर एनर्जी की बात करूँ, उसके बाद 3-4 टॉपिक मेरे और रह जाएँगे, जो मैंने आपके साथ कवर करने हैं और उसके बाद हमारा ये सस्टेनेबल एनर्जी का सेक्शन खत्म हो जाएगा। सस्टेनेबिलिटी में बात भी कर चुके हैं और अल्टरनेट एनर्जी पे जो हम बात कर रहे हैं। आपके साथ पढ़ाने के लिए मैंने 1-2 किताबों को कंसल्ट ज़रूर किया है, कुछ बेस इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। लेकिन ज़्यादातर मैंने जो लेटेस्ट रिसर्च हो रही 2019 में, 20 में जो हुई है, उनको मैंने फ़ॉलो किया है और बहुत सारी बातें जो मैं आपसे कहूँगा, या आपको मैंने बताई हैं, वो आपको किताबों के अंदर नहीं मिलेंगी। वजह क्या है कि जब एक कोई कोई वर्ड होता है, कोई फैशनेबल वर्ड बन जाता है ना, तो वो बज़वर्ड जो बन जाते हैं, वो बज़वर्ड को लेके हम चल पड़ते हैं सोचे-समझे बगैर कि इसमें लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट क्या होंगे। एक चीज़ जो मैंने पिछली दफ़ा भी आपको कही थी और आज भी आपसे कह रहा हूँ, एक चीज़ को आप समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी बिजली बनाने के तरीके हैं, जब से इंसान ने बिजली ईजाद की, बिजली हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। उसमें मैंने आपके साथ 3-4 मेथड अब तक डिस्कस की। मैंने आपके साथ न्यूक्लियर डिस्कस किया, मैंने आपके साथ हाइड्रो डिस्कस किया, मैंने आपके साथ फॉसिल फ्यूल वाला डिस्कस किया, ठीक है? आज हम 2 और अल्टरनेटिव आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें सोलर भी है और विंड भी है। बात ये है कि आज हमें सब बड़ा अच्छा लग रहा है। हम सारी बातें कह रहे हैं और कह भी बिल्कुल सही बात है कि सूरज की जो एनर्जी है, जो अल्लाह ताला ने वहाँ पे एक निज़ाम लगाया हुआ है, जैसे कि मैं आपको न्यूक्लियर उसमें बता रहा था कि एक रिएक्शन फिशन होता है, एक होता है फ्यूजन होता है। फिशन में ये होता है कि बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के आप छोटे मॉलिक्यूल बनाते हैं, उससे जो सरप्लस एनर्जी होती है उसको आप कंट्रोल्ड वे में लेके यूज़ करते हैं, उससे आप बिजली बना लेते हैं। प्रोसेस वही होता है कि पानी लिया, पानी से स्टीम बनाई, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन से जनरेटर और जनरेटर से घरों में या कारखानों में बिजली पहुँची। यही तरीक़ाकार आप पानी पे अपनाते हैं, यही तरीक़ाकार आप फॉसिल फ्यूल पे लेते हैं। पानी में फ़र्क ये हो जाता है कि टरबाइन को ऑपरेट करने के लिए आप पानी की क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हैं। जो पानी के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसको आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाती है। 2 तरह की एनर्जीज़ होती हैं। एक एनर्जीज़ वो होती हैं जो कि आपको बेस लोड प्रोवाइड करती है और एक एनर्जी होती है जो कि सीज़नल होती है, जो हमने पानी के लिए देखा था कि हाइडल एनर्जी गो के सबसे सस्ती होती है। पहले 7 साल महँगी होती है, 7 साल 8 साल के बाद वो रुपए डेढ़ रुपए, अगर अपने यूनिट्स में हम बात करें, तो रुपए डेढ़ रुपए यूनिट के ऊपर वो बिजली अवेलेबल हो जाती है। लेकिन उसमें खराबी है, जब पानी दरियाओं में ग्लेशियर से मेल्ट होके आएगा, तभी आप उस बिजली को पैदा कर सकते हैं, वरना उसकी मिकदार घटती-घटती चली जाती है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो पानी के रिज़र्वायर होते हैं, उनमें पहाड़ों से, दरियाओं से मट्टी, रेत, पत्थर
तब आ रहे होते हैं, तो आप जो एनकैचमेंट एरिया बनाते हैं जिसमें आप पानी का ज़ख़ीरा करते हैं, उसकी जो मिकदार है या पानी कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है, वो वक़्त के साथ-साथ कम होती चली जाती है। तो आपको कुछ सालों के बाद उसकी ड्रेजिंग करनी पड़ती है, उसके अंदर से मट्टी, रेत, कचरे को निकालना पड़ता है ताकि आप दोबारा से उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकें। उस जब जब कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वही पानी आप बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और उसी पानी को आप ज़राअत के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन थ्रू आउट द ईयर आप एक लोड नहीं ले सकते। यानी अगर गर्मियों में पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ कि गर्मियों में जब बारिशें हो रही हों, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हों, उस वक़्त जो बिजली की मिकदार होती है, जो आपको मिलती है, वो हाइडल से 7 से 8,000 मेगावाट मिल जाती है। लेकिन जब सर्दियाँ आती हैं, बर्फ़ पड़ रही होती है, तो ये ये क्वांटिटी घट के 2,500 से 3,000 मेगावाट रह जाती है, तो 5,000 का गैप आ जाता है। तो हम अपनी टेक्निकल इस्तिलाह में ये कह सकते हैं कि हमारा हाइडल का बेस लोड जो है, पाकिस्तान में वो मैक्सिमम 3,000 मेगावाट है, ठीक है? अब अगर आपकी बिजली की रिक्वायरमेंट फ़र्ज़ करें, रोज़ाना पूरे साल 20,000 मेगावाट है। तो जब गर्मियाँ होंगी तो हाइडल आपको 8,000 दे रहा होगा, सर्दियाँ होंगी तो 3,000 दे रहा होगा। तो सर्दियों के अंदर आपको 17,000 मेगावाट जो है किसी और सोर्स से चाहिए। इसी तरीके से आप सूरज के ऊपर आ जाएँ, उसके अंदर भी ये खराबी है सूरज की, यानी जिसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी कहते हैं, कि सोलर एनर्जी की अगर धूप निकली हुई है, तो आपको मिल रही है, धूप अगर नहीं है, तो ज़ीरो हो गई। बादल अगर आ गए, बादलों ने सूरज को कवर कर लिया, आपका काम ज़ीरो हो गया। तो वो आपका सस्टेनेबल लोड नहीं है। जो न्यूक्लियर के बारे में मैंने आपको बताया था, बताने का मकसद ये था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हों या फॉसिल फ्यूल के हों, कोल के हों, गैस के हों, फ्यूल ऑयल के हों, ये तमाम पावर प्लांट अनलेस कि इनका शटडाउन की तरफ आप जा रहे हों, सालाना या 2 साल के बाद आप इनकी मेंटेनेंस कर रहे हो, महीने 2 महीने के लिए, आपको पूरा साल एक मिकदार में बिजली दे सकते हैं। तो ये कहलाता है, जिसको हम अपनी टेक्निकल इस्तेमाल में कहते हैं, ये हमारा स्टेबल लोड है। ये हमें पूरा थ्रू आउट द ईयर एक ही अगर एक प्लांट है, जैसा कि हमारे यहाँ हस्कानी साहब हैं, हप्को में काम करते हैं, जो कि आजकल बंद पड़ा हुआ है प्लांट, 1292 मेगावाट का प्लांट है। अब 1292 मेगावाट के प्लांट में अगर 6 यूनिट हैं, तो 1 यूनिट जो है 200 कुछ मेगावाट का यूनिट है। अगर 2 यूनिट चलेंगे तो 400 मेगावाट, 3 यूनिट चलेंगे तो 600, जितने यूनिट बढ़ते चले जाएँगे, उतनी ही बिजली आपको ज़्यादा मिलती चली जाएगी। कराची इलेक्ट्रिक का बिन कासिम पे प्लांट है, वो भी 1200 मेगावाट का है। तो जितने यूनिट वो चलाएँगे, उतनी ज़्यादा बिजली निकालेंगे। ये अलग बात है कि वक़्त के साथ-साथ इन प्लांट्स की कैपेसिटी वो नहीं रहती, जिसको हम कहते हैं डीरेट हो गया है। यानी अगर 100 यूनिट का था, 100 मेगावाट का था, तो वक़्त के साथ डीरेट होके वो 90 पे आ जाता है, 90 से 80 पे आ जाता है। उसकी रेटिंग कम करते चले जाते हैं कि जितनी वो बिजली दे सकते हैं। जितने भी अल्टरनेट एनर्जी के सिस्टम मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूँगा, विंड वाला हो गया, सोलर वाला हो गया, जियोथर्मल हो गया, ओशियन हो गया और जितने भी मेथड हैं, हाइडल और न्यूक्लियर तो हम कर चुके हैं डिस्कस। ये आपको बेस लोड प्रोवाइड आई होप आई एम क्लियर कि देखिए अगर विंड एनर्जी है ना एक मिनिमम स्पीड पे हवा चलती है। जो विंड कॉरिडोर होता है उसमें कैलकुलेट किया जाता है कि उसमें हवा की स्पीड जो है 22 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चल रही होती है, इसकी स्पीड जो विंड स्पीड ये है। अब अगर ये विंड स्पीड 22 पे आपने डिज़ाइन किया और किसी वजह से विंड की स्पीड कम हो जाए, तो आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी जिसके ऊपर डिज़ाइन हुआ है। और अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाए, विंड की स्पीड ज़्यादा हो जाए तो आपको ये ज़्यादा देगी। तो ये चीज़ें जो है ये नहीं होती और दूसरी बात ये एहसन साहब सर वो आपने एक कंट्री की जो एग्जांपल दी थी ना, जो है ना विंड से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, आई होप जर्मनी था शायद। जी। जी सर। तो सर फिर उनका क्या प्रोसेस देखिए है वो सर, लोग ये जो इसका, लगाते हैं अपना यानी ये सरप्लस स्टेबल नहीं है जैसे आप जी, फरमा जी। रहे हैं सर। बिल्कुल। मैं देखिए ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो सरप्लस लगाते हैं, कि अगर फ़र्ज़ करें उनके भी मैं आगे बताऊँगा 5 बड़े मुल्क इस अच्छा प्रेज़ेंटेशन सर। में विंड वाले में, 5 बड़े मुल्क जो विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं, उसमें नंबर 1 चाइना और दूसरे मुल्क में 5 ममालिक हैं।
स्पेन और इंडिया भी उसके अंदर शामिल है, वो सिर्फ इस पे डिपेंड नहीं कर रहे, विंड पे डिपेंड नहीं कर रहे, और भी उनके पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। अगर सारा का सारा वो विंड पे चले जाए, सारा का सारा सोलर पे चले जाएँ, और मौसम अगर ऐसा हो गया है कि जी 3 दिन के लिए बादल आ गए, अगर आप विंड के ऊपर 60% एनर्जी अपने मुल्क की या अपने शहर की आप ले रहे हैं और बादल आ गए, तो क्या 3 दिन तक आप अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो क्या आप पूरा मुल्क बंद करके बैठ जाएँगे? ये सारी कैलकुलेशन होती हैं और ये विंड के ऊपर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन मैं जो बा अभी पॉइंट आपके सामने मेक कर रहा हूँ वो ये है कि आज हमें सब अच्छा लग रहा है, लेकिन आज से 20 साल के बाद जब इनकी कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग आएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की कॉस्ट जो है बिजली की बहुत कम होती है। एक प्लांट जो सबसे पहला 60s में इंग्लैंड में लगा था, जब उसको डिसमेंटल करने की बारी आई, ज़ाहिर है कि हर प्लांट की एक लाइफ होती है ना, उसके अंदर न्यूक्लियर कोर होती है, रेडिएशन होती है, उसकी डिसमेंटलिंग की कॉस्ट जो थी, उसके लिए गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ी, वरना अगर बिजली की कंपनी अपने तौर पे करती तो वो दिवालिया हो जाती। अब ये ठीक है कि उस प्लांट ने 30 साल तक इंग्लैंड की बड़ी खिदमत की, बड़ी अच्छी सस्ती बिजली उन्होंने प्रोवाइड की, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट को डिसमेंटल करना कोई मज़ाक तो नहीं है। उसको अगर आपने ज़रा-सी भी गलती कर दी तो चेरनोबिल जैसा डिज़ास्टर वहाँ पे हो सकता है। यही बात इस वक़्त अमेरिका में जो डिबेट चल रही है और अभी हार्वर्ड ने 2021 में एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी सोलर एनर्जी हम इतना शोर कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि आज से 30 साल के बाद ये हर घर की छत पे जो हमने पैनल लगाए हैं, सोलर पैनल लगाए हुए हैं, जब इनकी डिसमेंटलिंग होगी, अपनी लाइफ ये पूरी कर लेंगे, वो कॉस्ट कौन बियर करेगा? ये भी हार्वर्ड में 2021 में एक रिसर्च पब्लिश हुई है, जिसके अंदर कुछ कैनेडियन भी शामिल हैं, जो हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं और उन्होंने जो कॉस्ट बताई है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका में पहली बात तो ये है कि ये जो विंड के सॉरी सोलर के प्लांट्स लगे हुए हैं, इसके अंदर इतनी रिसर्च हो रही है कि आपने आज अगर अपने घर पे लगाया, 5 साल के बाद वो सिस्टम ऑब्सोलीट हो जाता है, उससे बेहतर, उससे सस्ता सिस्टम आपको अवेलेबल होता है। अगर आप पुराने सिस्टम पे बिजली पैदा करते रहें, उससे एनर्जी लेते रहें, तो आपको वो महँगी पड़नी शुरू हो जाती है, एक बात उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने ये इस रिपोर्ट में बताई है कि सोलर पैनल अमेरिका में हो, जापान में हो, पाकिस्तान में हो, सऊदी अरब में हो, कहीं भी हो, उनकी एफिशिएंसी हर साल 0.5 से लेके 1%, 1.5% तक हर साल कमी होती है। यानी पैनल जितना पुराना होता चला जाता है, उतनी ही उसकी एनर्जी में कमी होनी शुरू हो जाती है। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि अगर आप जैसे मैं या आप अपने घर के ऊपर आपने लगाया हुआ है सोलर पैनल और 5 साल के बाद आप डिसाइड करते हैं कि भाई ये मुझे महँगा पड़ रहा है, मैं नया वाला लगा लेता हूँ। तो पुराने वाले की डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है, वो हर आदमी इसको नहीं कर सकता है, तो वो आपको बहुत महँगी पड़ेगी, डिसमेंटलिंग कॉस्ट और नए की इंस्टॉलेशन आप करवाएँगे। चौथी बात उन्होंने ये कही, हमारे यहाँ तो ये देखो ना, वो कचरे वाले आते हैं और आपने घर का टूटा हुआ बिजली का बल्ब भी उसको दे दिया, तो टूटा हुआ ग्लास भी दे दिया। वेस्ट में तो ऐसा नहीं होता ना, आपको वहाँ पे गार्बेज को 3-4 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। ग्लास को अलग रखना पड़ता है, ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग रखना पड़ता है, नॉर्मल पेपर वेस्ट वगैरह को 3 या 4 तरह के डस्टबिन घर के बाहर होते हैं और आपको अपने कचरे को खुद सेपरेट करना पड़ता है ताकि वो ले जाके जो प्रोसेसिंग करें, तो उनको आसानी हो। वो ये कहते हैं कि 30 साल के बाद या 20 साल के बाद एनुअली अमेरिका के अंदर 1 मिलियन टन सालाना सोलर पैनल स्क्रैप हो रहे होंगे। अब इनको उतरवाने का खर्चा, इनकी रीप्रोसेसिंग अगर आप करें, इसके अंदर जो है ज़्यादातर शीशा होता है या थोड़ा बहुत चांदी के इस्तेमाल होता है, सिल्वर का इस्तेमाल होता है। उसकी जो रिकवर करेंगे प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है 20 से $25 पर मेट्रिक टन पड़ेगी, ठीक है? और रिकवर जो आप करेंगे $4 से $5 होगा। जो लैंडफ़िल वहाँ होती हैं, ये कचरे की जो साइट होती हैं, वहाँ तक इसको पहुँचाने का खर्चा 2 से $3 पर मेट्रिक टन है, अगर आप कचरे वाले को बुलाएँ और जो उतारेगा उसका खर्चा और। तो उनका कहना ये है कि
अभी तो बज़ाहिर आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन 30 साल के बाद जब ये डिसमेंटल करना पड़ेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट के तरीके से, तो आपको इन चीज़ों के अंदर भी बहुत सारे मसले-मसाइल आएँगे। तो लिहाज़ा आज से उसकी तैयारी कीजिए कि 30 साल बाद जब इसको आप डिसमेंटल करें, तो आपके पास चीज़ें हैं। यही बात वो विंड एनर्जी के लिए कहते हैं, कि विंड एनर्जी के अंदर अभी जैसे मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर कुछ भी नहीं होता। एक टावर होता है, कुछ ब्लेड्स होते हैं, ब्लेड्स का मटेरियल ऐसा होता है कि जो बारिश इरोजन प्रूफ होता है कि जो अब्रेजन प्रूफ होता है कि हवा के साथ जो रेत के ज़र्रात या मिट्टी के ज़र्रात आएँ उसको वो तोड़े ना। अब्रेजन ये होता है कोई चीज़ अगर तेज़ी से आपसे टकराए, मेटल से घूमते हुए मेटल से, तो उसके कुछ पार्ट्स को रफ्ता-रफ्ता वो घिसना शुरू कर देती है। जैसा कि हम देखते हैं कि दरिया जब बह रहा होता है, तो दरिया ज़मीन को अगर दरख्त ना लगे हों तो मिट्टी को खाना शुरू करता है और वो मतलब घरों को भी उड़ा के ले जाता है। वो चट्टानों को काट देता है, ये अब्रेजन कहलाता है वो प्रोसेस। और एक होता है कोरोजन कि पानी की मौजूदगी में ज़ंग लगना या ऑक्सीडेशन हो जाना किसी चीज़ की। तो ये वक़्त के साथ-साथ 20 साल के बाद जब आप इनके ब्लेड्स निकलेंगे, इनकी रीमेल्टिंग कराना या इनको ऊपर बदलने की कॉस्ट को सारा लेना और इनको डिस्पोज़ करना, ये सारे मसले आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ये उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने हाइलाइट किया है कि हर बात बहुत अच्छी है, लेकिन आगे फ्यूचर का भी ख़्याल रखो कि फ्यूचर में ये ना हो कि आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़े। ठीक है? अब हम आ जाते हैं जी विंड एनर्जी के ऊपर पहले। अच्छा, बात ये है कि इंसान को जब से शऊर आया है ना इंसान को हवा की ताकत का पता था। आज से 4000 5000 साल पहले भी जब पहले जहाज़ बने, तो समंदर की मौजों से लड़ने के लिए इतनी वेव की इतनी ताकत होती थी, उन कश्तियों को चलाने के लिए, जहाज़ों को चलाने के लिए, इंसान ने हवा का इस्तेमाल किया था। आपने देखा होगा विंड सेल्स जो कहलाते हैं, जहाज़ों के साथ जो बड़े-बड़े बादबान लगे होते थे, जो हवा को कैच करते थे और उसके ज़रिए आप क्या करते थे, उसमें रस्सियाँ लगा के उन बादबानों को जो कपड़ा होता था आपका मज़बूत किस्म का कपड़ा उसमें लगाया जाता था, हवा के ज़ोर से फटे ना, उससे आप जहाज़ों की डायरेक्शन चेंज कर लेते थे। उस ज़माने में ज़ाहिर है कि ना उस वक़्त तक आपके पास कोई आलात थे, कोई ऐसी चीज़ें इन्वेंट नहीं हुई थी, ठीक है? जिसको हम कुतुब पैमा कहते हैं, हमारे पास तो वो भी नहीं था। तो वो उस वक़्त जो काम करने वाले लोग थे, जो मल्लाह थे, वो नॉर्थ स्टार जो कहलाता है, उसके ज़रिए अपनी डायरेक्शंस को वो सेलेक्ट करते थे, उसको सेल को यूज़ करते थे। इस तरीके से जंगों के अंदर भी उसको दुश्मन पे हमला करने के लिए उन सेल्स का इस्तेमाल किया जाता था। और अक्सर अगर आप पुरानी फ़िल्में देखें जिसमें अगर बहरी जहाज़ की कहीं लड़ाई दिखाई गई हो, तो उसमें वो दिखाते हैं कि जी एक-दूसरे के जहाज़ पे वो क्या करते थे, कि आग वाले तीरों से हमला करते थे, कि अगर उसका बादबान जल जाएगा तो जहाज़ जो है, वो अपना इफ़ेक्टिवली लड़ नहीं सकता। ये तो उस वक़्त हो रहा था। बाद में वक़्त के साथ इंसान ने इस्तेमाल सीख लिया। पहले क्या होता था कुआँ खोदा, कुएँ के साथ आप एक सिस्टम लगाते थे, उसमें आपने बैल या गधे को या ऊँट को लगा दिया, वो ऊँट गोल-गोल घूमता रहता था और उसके प्रेशर से पानी ज़मीन से निकल के, कुएँ से निकल के खेतों के अंदर जाया करता था। फिर इंसान ने हवा के इस्तेमाल से जिसको कि हम विंड मिल या पनचक्की कहते हैं और इसके जो आसार हैं ये आज से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की जो डिस्कवरीज़ हुई हैं, उस वक़्त भी पता चलता है कि आज से 2500 3000 साल पहले इंसान ने विंड मिल का इस्तेमाल सीख लिया था। उसके ज़रिए वो हवा की क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हुए हवा के अंदर जो मैकेनिकल पावर है, उसको इस्तेमाल करते हुए वो ज़मीन से पानी निकालने का काम करता था। इसके अलावा ये विंड मिल और कोई काम नहीं करता। फिर बाद में जब थोड़ा और शऊर आया तो इंसान ने विंड मिल को इस्तेमाल करते हुए जो आटे की चक्की इस्तेमाल करनी बनानी चलानी शुरू कर दी और दूसरे इस्तेमालात वो लेके आते रहे। ये जो कॉन्सेप्ट आया है कि हवा से बिजली पैदा करने का, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 70s और 80s के अंदर ये आया है कि जिस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा उसके लिए फिर उन्होंने देखा कि जी हमें क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उन्होंने फिर जितना भी आपका एनवायरमेंटल डाटा होता है या मौसमियात का जो कहलाता है ना,
मेट्रोलॉजिकल डाटा होता है उसको देखा कि कौन से इलाके हैं, किन इलाकों के अंदर हवा की एक मिनिमम स्पीड सारा साल रहती है। उन इलाकों को उन्होंने सिलेक्ट किया। कुछ इसमें इलाके इसमें अब 2 तरह की टेक्निक्स आ गई हैं, ऑनशोर और ऑफशोर जिसमें ऑयल ड्रिलिंग के अंदर हम करते हैं ना कि समंदर में जाके भी तेल निकाल लेते हैं और ज़मीन के ऊपर भी तेल निकाल लेते हैं, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। यही टेक्नोलॉजी अब विंड पावर में भी आ गई है, कि अगर आपका विंड कॉरिडोर समंदर के अंदर है, तो आप समंदर के अंदर जाके इनको विंड मिल्स को लगाते हो और इसके ज़रिए आप बिजली पैदा करते हो या ज़मीन पे लगाते हो। तो इसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको पता होना चाहिए, इस इलाके में विंड कॉरिडोर कहाँ पर बन रहा है हमारे मुल्क में। अब हम इस लिहाज से खुशनसीब हैं कि अगर आप शुरू करें ना बलूचिस्तान में, गवादर से लेकर और ठट्टा से आगे तक निकल जाएँ आप केटी बंदर तक। ये आपको 500-600 किलोमीटर का विंड कॉरिडोर हमारे पास अवेलेबल है। मैंने पिछले लेक्चर में उससे पिछले लेक्चर में ज़िक्र किया था कि आप में से जो लोग नूरियाबाद में काम करते हैं या अगर आप हैदराबाद जाएँ बाय रोड कराची से, तो जैसे ही आप नूरियाबाद से पहले आपको राइट हैंड साइड के ऊपर जाते वक़्त, आपको बहुत सारी विंडमिल नज़र आनी शुरू हो जाती हैं और वो अब आगे तक बढ़ती चली जा रही हैं, हैदराबाद से जामशोरों तक वो पहुँच गई हैं, वो आपको नज़र आती हैं। अब हमारे यहाँ इसमें आगे मैं आपको बताऊँगा कितने विंडमिल लग चुकी है, रेट क्या है उसका, आगे हमारे क्या प्रोग्राम है। तो वो उस विंड कॉरिडोर में आप लगाते हैं, ये सिर्फ़ जो लग रहे हैं इसी इलाके में लगे हैं, चट्टा के इलाके में और उधर दूसरे इलाकों में। बलूचिस्तान साइड के ऊपर अभी तक कोई हमारा प्लांट नहीं लगा है विंड का। अच्छा इसमें क्या अच्छी बात है कि ये बिजली स्टोरेज का कोई निज़ाम नहीं होता। यानी हवा की मैकेनिकल एनर्जी को आप कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और डायरेक्ट आप ग्रिड के अंदर सप्लाई करते हैं। तो इसमें जैसे आगे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, नुकसानात क्या हैं इसके, तो उसमें ये बात हमें पता चलेगी कि इसके एडवांटेजेस अपनी जगह पे, इसके नुकसानात भी हैं। क्योंकि अक्सर ये होता है दुनिया में, हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। दुनिया के अंदर ये है कि विंड कॉरिडोर या तो आपको सहरा में मिल रहा है, डेज़र्ट के अंदर मिल रहा है विंड कॉरिडोर और जो शहर से बहुत दूर है। अब आपको विंड कॉरिडोर वहाँ मिला है, आपने वहाँ पे अपनी विंडमिल लगा दी। तो विंडमिल की बिजली शहर तक लाने के लिए आपको लंबी-लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछानी पड़ती है, जिसकी के वन टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन उसूल वही है। जैसे मैं बार-बार आपको कह रहा हूँ कि वो जो हमने पिछले मेथड डिस्कस किए कि वहाँ पे टरबाइन को चलाना होता है, चाहे आप पानी से चलाएँ, चाहे आप स्टीम से चलाएँ, कैसे भी चलाएँ। मकसद ये होता है कि टरबाइन का ब्लेड घूमेगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी को वो जनरेटर से कनेक्ट होता है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फिर लोगों के घरों तक पहुँच जाती है। जब हम कोयला या तेल या गैस इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमारी बिजली सिस्टम को बहुत ज़ाया होती है। मैंने आपको जब कोल की बात हो रही थी या बिजली की हमारी तेल की हम बात कर रहे थे, उसमें आपको ये बात बताई थी कि कन्वर्जन रेट जो होता है, यानी जितनी एनर्जी आप हीट एनर्जी डाल रहे हैं, उसको आप हीट एनर्जी को डाल के आप उसको कन्वर्ट करते हैं स्टीम में, स्टीम को आप यूज़ करते हैं टरबाइन में, टरबाइन से बिजली में। तो जितना आप हीट देते हैं और उससे जो बिजली मिलती है, कन्वर्जन रेट जो होता है, जितनी आप एफिशिएंसी जिसको कहते हैं, अगर आपने ₹100 का फ्यूल जलाया मिसाल के तौर पे, तो आपको ₹38 की बिजली मिल रही है। बाकी जो बिजली है 100% कन्वर्जन तो कभी भी नहीं हो सकती। तो वो जो है सिस्टम में चली जाती है। बाज़ दफ़ा स्टीम वेंट का भी आप देखते होंगे कि प्लांट से स्टीम निकल के ऊपर जा रही होती है। अब साइंस ने और तरक्की की, उन्होंने कहा कि ये जो स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम को हम इसको दोबारा यूज़ करें, रीयूज़ करें। तो अभी तक बढ़ते-बढ़ते जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के प्लांट आए हैं, गैस के, तेल के जो हैं वो 38-39% से ज़्यादा के नहीं है, लेकिन गैस प्लांट जो हैं 60% एफिशिएंसी। विंड में हमें क्या एडवांटेज है कि हमारा एनर्जी इनपुट ज़ीरो है। यानी एक दफ़ा की इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, लगाने का एक दफ़ा का खर्चा है, कि आपने ज़ाहिर है कि ये जो बड़े-बड़े आपको पोल नज़र आ रहे हैं, इसके ब्लेड नज़र आ रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसके अंदर एक बेयरिंग होता है, वो घूम रहा होता है, वो बेयरिंग कनेक्ट होता है, ये जब घूम रहे होते हैं, वो तेज़ी से घूमता है, वो पीछे जनरेटर से कनेक्ट होता है और जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल में।
अब इसका कन्वर्जन रेट जो है चाहे 15% हो चाहे 20% हो, आपका फ्यूल की कॉस्ट तो ज़ीरो है ना। फ्यूल आपको अल्लाह ताला ने मुफ्त में दिया हुआ है। तो वो चल रहा होता है, ये आपको बिजली मिल रही होती है इससे। लेकिन अगर आप शहर से दूर हैं और आपको 100 किलोमीटर की लाइन डालनी पड़ गई तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा मैं अभी पहला सेशन के अंदर 10 मिनट मेरे पास बाकी है। ये खत्म करके हम मगरिब का ब्रेक कर लेंगे, 15 मिनट का ब्रेक करके देन वी विल कंटिन्यू। ठीक है? 3 बातें अभी हम क्लियर हो जाएँ कि जी वर्ल्ड के अंदर कोई पॉल्यूशन नहीं है, ज़ीरो इमिशन है, पहली बात। जो हमारा सब्जेक्ट है कि हमें सस्टेनेबल की तरफ जाना है, ऐसी चीज़ों की, ऐसी एनर्जी के ऊपर हम जाएँ, जिसके कि कार्बन इमिशन ज़ीरो हो। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने मुफ़्त में दी हुई है, हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़ीरो है, ठीक है? और जहाँ भी है दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है, आगे हम जैसे वेव्स एनर्जी में पढ़ेंगे या ओशन एनर्जी में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि समंदर में लहरें भी बनती हैं तो उस विंड की वजह से बनती हैं, जो अल्लाह ताला ने हवा चलाई हुई है ना, जगह-जगह कलाम पाक में ज़िक्र किया है कि हमने ये नेमतें दी, इनको अगर तुम मुसख्खर कर लो तो इसके अंदर तुम्हारे लिए बड़ी नेमतें हैं। ये अलग बात है कि हम लोग जो हैं उसको तोते की तरह पढ़ते हैं, कभी गौर नहीं करते उन आयतों के ऊपर, कभी समझने की कोशिश नहीं करते और गोरा जो है उन आयतों के ऊपर गौर करके वो वैसे तो मुसलमान नहीं है, लेकिन वो उनको आयतों पे गौर करता है, उनकी अमली तफ़सीर जो है ना अमल करके हमारे सामने वो पेश कर देता है कि भई ये है, इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से किया जाता है। जैसे मैं उस दिन एक पढ़ रहा था रिसर्च के बात थोड़ी-सी मौज़ू से हट जाएगी, अज़ान हुई है अभी तो मेरे ज़हन में आ गया कि जी एक साहब की मैंने वीडियो देखी जो बता रहे थे कि स्कैंडिनेविया का एक साइंटिस्ट है और उसने जो है ओशियन लाइफ़ के ऊपर पता नहीं कितनी रिसर्च की, कितने साल, 30 साल, 40 साल उसने गुज़ार दिए। ज़ाहिर है कि वो ईसाई था, यहूदी था, जो भी उसका वो था। उसका कोई मुसलमान दोस्त था, तो वो उसको अपने रिसर्च के बारे में बता रहा था कि जी मैंने ये रिसर्च की समंदर की ज़िंदगी के बारे में, जो भी उसने बताया। मुसलमान दोस्त ने कहा कि अगर मैं तुम्हें ये बताऊँ कि 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमारे नबी को जो किताब उतारी थी, उसमें इस चीज़ का ज़िक्र है। उसने कहा कि मैं इस बात को कभी भी यकीन नहीं करूँगा। मैं तो साइंसदान आदमी हूँ, मैंने इतनी रिसर्च करके इस नतीजे पे पहुँचा हूँ। तो वो अब तो अल्लाह ताला के फ़ज़्ल-ओ-करम से कलाम पाक का तर्जुमा तकरीबन हर ज़बान में हो चुका है। तो वो तर्जुमा लेके आया, उसने अपने उस दोस्त को बताया, उसने वो आयतें उसको निकाल के बताई कि इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने समंदर में हयात का ज़िक्र किया और किस-किस तरीके से हम रिज़्क़ पहुँचाते हैं और क्या होता है, मख़लूक़ात का ज़िक्र किया। तो वो शख़्स जो है बड़ा मुतासिर हुआ और उसने पूरी स्टडी की इस्लाम की और उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जो साहब जिन्होंने वीडियो बनाई थी, भेजी थी, वो ये कह रहे देखें जी ये है। तो उसको पढ़ के मेरे ज़हन में एक सवाल आया। तो सवाल ये आया कि जी आप उसको उस वक़्त ना बता सके, वो वो तो उसके पास अल्लाह ताला की निशानियाँ पहुँचनी थी ना। उसने खुद मेहनत करके, जस्तजू करके समंदरी ज़िंदगी पे तहक़ीक़ किए 30-35 साल गुज़ारे। फिर उसके सामने अल्लाह ताला की निशानी आई तो वो फ़ौरन पहचान गया और उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। लेकिन बात ये है कि आपके पास वो चीज़ मौजूद है। आप उसको पढ़ते नहीं हैं, कोशिश नहीं करते समझने की कि उसको रिसर्च करें, समझें और उससे किसी नतीजे के ऊपर पहुँचे। जगह-जगह अल्लाह ताला ज़िक्र करता है ना, फरमाता है कि जी, बेशक तुम मेरी कौन-कौन सी नेमतों को ए जिन्नों इंसों मेरी कौन-कौन सी नेमतों को ठुकराओगे। ठीक है ना? और हमने 2 दरिया ऐसे बनाए जिनके दरमियान एक दीवार है, वो आपस में मिलते नहीं हैं। सूरह रहमान के अंदर ये ज़िक्र हुआ है ना। अब आप ये देखिए कि ये चीज़ जो डिस्कवर की है, जो अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा ओशन एनर्जी के अंदर, ये चीज़ डिस्कवर की है किसने? गोरों ने। कि साउथ अफ्रीका के पास 2 समंदर मिलते हैं, दोनों की डेंसिटी मुख्तलिफ है, दोनों के सॉल्ट लेवल मुख्तलिफ हैं, तो डेंसिटी के फ़र्क से वो दोनों आपस में मिल नहीं पाते। एक दीवार खड़ी हुई है उनके दरमियान में, एक का कलर कुछ और है, दूसरे का कलर कुछ और है। फिर उन साइंसदानों को देखे कि उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, इस पे तहकीक की उन्होंने कहा कि ये जो डिफरेंस है समंदर के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन एक जगह से दूसरी जगह, इसको हम यूज़ करते हुए एनर्जी पैदा कर सकते हैं। वो अब उस पे चले गए, समंदर से एनर्जी पैदा करने में। बात ये है कि हमारे पास तो 1400 साल से ये किताब थी, हमने कभी इसके ऊपर गौर करने की ज़हमत नहीं की। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं ये कहूँगा कि हमने सिर्फ़
जिस तरह तोते को हम कुछ चीजें याद नहीं करा देते कि मिट्ठू मियाँ तेरा नाम क्या है, या अपने बच्चे के नाम से या अपने किसी नाम से, वो उसको दोहराता रहता है। तो वही हमने किया। जबकि अल्लाह ताला बार-बार तफक्कुर करने पे, सोचने पे, गौर करने के ऊपर जोर दे रहा है कि तुम गौर तो करो, सोचो तो सही, अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों को देखो, इस किताब को देखो, इस किताब के ऊपर तफक्कुर करो, गौर करो। हम सब कुछ करते हैं। मेरा अपनी बेगम से यही झगड़ा हो रहा था रमज़ान के अंदर, वो मुझसे कह रही थी कि आपने इस दफ़ा पूरा कलाम पाक नहीं पढ़ा। मैंने कहा मैंने 2 सिपारे भी नहीं पढ़े, डेढ़ सिपारा पढ़ा है। लेकिन मैंने 3 आयतें पढ़ी हैं, उनका तर्जुमा पढ़ के सोचने की कोशिश की। जितना मेरी अकल ने काम किया मैंने सोचा है। अब अगर तुमने 30 नहीं पढ़ो, तुम 2 दफ़ा पढ़ लो, 3 दफ़ा पढ़ लो। बात अल्लाह ने हुक्म दिया है पढ़ने का, ये सवाब अपनी जगह पे। लेकिन कलाम पाक जो है हिदायत लेने की किताब है, सवाब कमाने का ज़रिया नहीं है। सवाब कमाने के ज़रिए अल्लाह ने और भी बहुत दिए हैं, तो उनसे आप कर लें। ये ज़रा मौज़ू से हट गई थी बात। बात ये है कि ये जो ताकत है ना, विंड की ताकत, इसका इस्तेमाल भी खुदा ने इंसान को खुद ब खुद सिखा दिया ना। इसके लिए कोई इल्हामी किताब नहीं गुज़री। इंसान ने अगर देखा, सोचा, कि ये जो चीज़ चल रही है, ये तो पत्ते को उड़ा के ले जाती है। कागज़ उस वक़्त नहीं बना था, लेकिन उन्होंने देखा कि ये चीज़ जो है, कभी-कभी जब चलती है तो बड़े-बड़े दरख्त जो ज़मीन के अंदर जिनकी इतनी गहरी जड़ें हैं, वो गिर जाते हैं। तो हमें जो है इसके अंदर कुछ है। उससे उन्होंने जहाज़ों को चलाना सीख लिया, उससे उन्होंने पनचक्की का इस्तेमाल सीख लिया, उससे उन्होंने आटे की चक्की बना ली। तो वो एक इन्वेंशन की तरफ चले गए और फिर बाद में उन्होंने उससे पावर लेने का भी तरीका सीख लिया। तो गौर करने पे जब तक आप गौर नहीं करोगे, आप सोचोगे नहीं, आप कभी भी इनोवेशन की तरफ नहीं जा सकते। Io रट्टू vado a vedere, जी, tu che dato loro custody che ne stai. भाईजान मुझे पश्तो नहीं आती है, उर्दू बोलता हूँ मैं या अंग्रेज़ी बोलता हूँ। मॉनिटर साहब, ये एहसन भाई सॉरी सर, वो गलती से मैंने बोल दिया सर। भाई अगर बेगम से आपने प्यार मोहब्बत की बातें करनी है तो ठीक है, अपनी ज़बान में करो, हमें कोई इतराज़ नहीं, क्लास के टाइम पे ना करो बस, ठीक है? मैं ये सिर्फ़ आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि भई ये टाइम ब्रेक का टाइम होने वाला है पहले सेशन का हमारे। हमें गौर करने की ज़रूरत है। मैं जो आप लोगों से तवक्का करता हूँ, इम्तिहान के अंदर तवक्का करता हूँ या क्लास में तवक्का करता हूँ, जो बार-बार मैं आपसे कहता हूँ कि गौर किया करो, सवाल पूछा करो। मैं अक्ल कुल नहीं हूँ, मुझे सारी चीज़ें नहीं आती। अगर आप सवाल करोगे, मुझे मौका मिलेगा जाके पढ़ने का। अल्लाह गवाह है कि आप लोगों के 2 सेमेस्टर में पढ़ाने से मेरे ऊपर जो ज़ंग लगा हुआ था, वो अल्लाह ने वो ज़ंग को उतरवाया है। इसलिए कि मैंने फिर पढ़ा, उन चीज़ों को पढ़ा। आप ही का कोई साथी सवाल कर रहा था मुझसे कि सर आप कौन-सी किताबें फ़ॉलो कर रहे हैं? तो मैंने उसको यही जवाब दिया था कि भाई मैं किताब तो सिर्फ़ एचईसी को मुतमईन करने के लिए किताबों के नाम देता हूँ, अदरवाइज़ मैं किताबों को नहीं। जो लेटेस्ट रिसर्च मुझे मिलती है लिंक्डइन के ऊपर, मुख्तलिफ मैंने ग्रुप जॉइन किए हुए हैं, उनके ऊपर जाके मैं देखता हूँ और उनसे मैं कोशिश करता हूँ कि जो दुनिया में आज हो रहा है, वो आप तक पहुँचा सकूँ, आप तक शेयर कर सकूँ और उससे ये होता है कि ऑटोमैटिकली मेरी नॉलेज में भी इज़ाफ़ा होता है। तो ठीक है, अब ये जो विंड पावर है ना, ये रफ्ता-रफ्ता अभी आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि ये कितनी बढ़ती चली जा रही है, दुनिया में इसका कितना यूज़ बढ़ता चला जा रहा है, कौन-कौन से ममालिक हैं। आपको हैरानी होगी कि कितने-कितने हम तो हमारे पूरे मुल्क की जो बिजली की कैपेसिटी है, कोई 35,000 मेगावाट करता है, कोई 33 कहता है, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और जो हमारा पीक लोड होता है गर्मियों के अंदर जून में जो रहा है वो 24-25 हज़ार मेगावाट है। 24-25 हज़ार मेगावाट का मतलब हो गया इसको आप 10,000 से अगर आप डिवाइड कर लें तो ये 2.4 गीगावाट आपकी कंजम्पशन है। यहाँ अभी आप आगे देखेंगे कि लोगों ने कितने-कितने गीगावाट के जो है प्लांट लगाए हुए हैं, अपने एनर्जी के प्लांट लगाए हुए हैं, विंड के प्लांट लगाए हुए हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये मैं सेशन क्लोज़ कर रहा हूँ। 1 मिनट रह गया, अभी बचे हैं 8 बज के 7 बज के 40 मिनट। तो मैं 7:55 पे दोबारा इंशाल्लाह आपके साथ आऊँगा और फिर हम आगे इसके ऊपर बात करें। ठीक है? 7:55 जल्दी से नमाज़ पढ़ लो और ओके बेगम से सर पश्तो में, सिंधी में, अरबी में जिस ज़बान में भी बात करनी कर लो। मेरी तरफ से इजाज़त है तुम लोगों को।